अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील जावेद कालू है और मैं एक एडवोकेट हूँ। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं ये बात गवर्नमेंट लेवल तक पहुँचा सकूँ और जो एम्प्लॉयज़ हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, उनको ये बात मैं बता सकूँ कि जो करंट मैनेजमेंट ने VSS वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम इंट्रोड्यूस की, वो कितनी कानून के मुताबिक दुरुस्त है, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई वो क्या कानून के मुताबिक वो भी दुरुस्त हैं, और क्या जो टर्म्स एंड कंडीशन VSS के अंदर मुहैया की गई थी, क्या उसके अलावा भी जो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने इस VSS को लिया उनकी बेनिफिट्स को रोका गया। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस चीज़ की कि ये जो VSS है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो क्या कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो पहले कॉरपोरेशन थी, जब वो पाकिस्तान इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड में कन्वर्ट हुई 2016 में, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से कन्वर्ट हुई, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं जो PIA कन्वर्जन एक्ट 2016। अच्छा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हुई, इससे मुराद ये है कि गवर्नमेंट जो थी उस वक्त की 2016 की, उन्होंने पार्लियामेंट से मंजूरी करवा के अपने एक्ट की इसको कंपनी कन्वर्ट कराया। इससे मुराद ये भी है कि अगर उसमें जो लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस जो है PIA का कराची में होगा, इस्लामाबाद नहीं हो सकता। यानी अगर गवर्नमेंट ये चाहती है या ये मैनेजमेंट चाहती है कि हेड ऑफिस को कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए, मैंडेटरी है कानूनी तौर पे कि वो इसको पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर करवाएं। अगर एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी नहीं करा सकती और इस एक्ट में ये अमेंडमेंट नहीं ला सकती कि हेड ऑफिस कराची से इस्लामाबाद होगा, तो फिर किसी भी सूरत में ये हेड ऑफिस कराची इस्लामाबाद नहीं शिफ्ट किया जा सकता। अगर ऐसा कोई अमल हो रहा है तो वो गैर कानूनी और पार्लियामेंट और एक्ट की वायलेशन में हो रहा है। तो जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट में बहुत ज़्यादा इसने लोगों को क्लियर किया। उसमें जो सबसे खूबसूरत क्लॉज थी वो क्लॉज 6 थी। वो मैं क्लॉज आप दोस्तों के लिए अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ और उसके बाद मैं इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। क्लॉज 6 क्या कहती है? क्लॉज 6 कहती है, जो बेसिक रेलेवेंट पैरा पढ़ रहा हूँ, द सैलरीज, emoluments and all other terms of service of employees, whether permanent or contractual, shall not be changed to their disadvantage, and pensions and other existing obligation of the corporation to retired employees shall not be changed to their disadvantage। यह है सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। इसकी है क्लॉज 2 और 3। ये कहती है कि किसी भी मुलाजिम आया वो परमानेंट हो, रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहा हो, इस एक्ट को कन्वर्ट होने के बाद कभी भी उसकी डिसएडवांटेज में नहीं की जाएंगे। आया सर्विंग है, अदर आया रिटायर्ड है, अदर कंट्रेक्चुअल है, अदर वो रेगुलर है। इससे मुराद ये है कि जो उसको बेनिफिट्स दिए गए हैं वही दिए जाएंगे, उससे बढ़ा सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। ये एक्ट में लिखा हुआ है। इससे मुराद है अगर कल को ऐसी कोई स्कीम गवर्नमेंट या इसकी मैनेजमेंट दे देती है, कोई VSS दे देती है, कोई आपकी सैलरियाँ कम कर देती है, तो वो इलीगल है, क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको डिसएडवांटेज में नहीं किया जाएगा। अगर करना है तो आपको पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर इस मैनेजमेंट उठ के एडमिन ऑर्डर से किसी की सैलरी कम कर देती है तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई डिसएडवांटेज नहीं करेंगे। अगर मैनेजमेंट उठ के किसी के रिटायर्ड मुलाजिम के बेनिफिट काट देती है तो नहीं किया जा सकते। लिहाजा जो VSS 2020 गवर्नमेंट इस मैनेजमेंट ने दी वो एक्ट की वायलेशन में थी, क्योंकि इसके बेनिफिट जो थे, टर्म्स एंड कंडीशन जो थे, वो 1997 की गोल्डन हैंडशेक की वायलेशन के अंदर थे। उसमें जो बेनिफिट्स दिए गए वो बहुत ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू VSS 2020। लिहाजा द मेन पॉइंट ये हुआ कि VSS 2020 जो है ये
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वायलेशन के अंदर है, क्योंकि ये 1997 की गोल्डन हैंडशेक से इसके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत कम हैं, डिसएडवांटेज में हैं। फर्दर हम इसको बात को आगे लेके चलते हैं। ये तो बात होगी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। देखिए वीएसएस जो थी ये गवर्नमेंट इस मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कर दी और इसमें उन्होंने 22 दिसंबर 2020 इसकी डेट रख दी। जब 22 दिसंबर 2020 तक जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी उसमें उससे मुताबिक बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया, जो कुछ 100 में थे। तो इसी दौरान एक अपग्रेडेशन प्लान जो था वो पीआईए का वो मार्केट में आ गया। अपग्रेडेशन प्लान में ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ था कि हमने वीएसएस इंट्रोड्यूस की है, अगर एम्प्लॉयज़ हमारे मुकम्मल नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे, तो हम इसके बाद एमएसएस को इंट्रोड्यूस करेंगे। और एमएमएस में लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयज़ वीएसएस को ऑप्ट नहीं करेंगे हम उनको एमएमएस के अंदर पकड़ लेंगे अपनी मर्जी कैटेगरी बना के, और उनको हम जबरी रिटायर्ड कर देंगे एयरलाइन से, और उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा जो वीएसएस के अंदर दिया जाएगा। एक तो वीएसएस दी गई एक्ट ऑफ वायलेशन की वायलेशन के अंदर, ऊपर से मार्केट में आपने एमएमएस आपने अपग्रेडेशन प्लान निकाल दिया और उसमें एमएमएस की धमकी दे दी। साथ ही आपने 400-500 बंदों को ट्रांसफ़र कर दिया। अब जिस बंदे की 20-25 या 30 हज़ार तनख्वाह है उसको अगर कराची से लाहौर आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो अब वो घर कैसे चलाएगा, वो किराया कैसे देगा लाहौर का। तो फिर आप वो वीएसएस नहीं लेगा, ट्रांसफ़र ले लेगा, तो फिर वो क्या एमएमएस में जाएगा जहाँ से कुछ नहीं मिलना। तो लिहाजा लोगों को फोर्स किया गया, मैं समझता हूँ कि वीएसएस लेने में। वीएसएस तो नाम है वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम, लेकिन ये वॉलंटरी तो था ही नहीं, ये तो फोर्सफुल मेरा ख्याल है कहना चाहिए था, फोर्सफुल सेपरेशन स्कीम है। और इससे सबसे जो खौफनाक बात मैं समझता हूँ वो इसमें इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो ये की गई कि जो जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो तो वायलेशन में थी ही थी। आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो इस मैनेजमेंट ने वो काम किया वो ये किया कि सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुकी है बहुत ज़्यादा जजमेंट्स के अंदर। पीटी सेल की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर इस तरह की गोल्डन हैंडशेक स्कीम को कोई मैनेजमेंट देती है तो बहुत ज़रूरी है कि बार्गेन एजेंट के साथ पहले आप मीटिंग करें, आर्बिट्रेशन करें और उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन सेटल करें। इस वीएसएस के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही किसी मुलाजमे को पूछा गया, ना ही किसी बार्गेनिंग एजेंट को पूछा गया, बल्कि इस मैनेजमेंट ने आते साथ ही बार्गेनिंग एजेंट्स को बैन कर दिया। तो पूछना किससे था। तो ये सारा प्री प्लान सारा काम किया गया। इनको चाहिए तो ये था कि बार्गेनिंग एजेंट्स को बुलाते, उनके साथ बैठते, उनको कहते जी हम ये स्कीम लेके आए हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको मंजूर हैं तो बताएं। क्योंकि जब नाम ही वीएसएस है, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम, तो वॉलंटियर तो किया ही नहीं गया। एक स्कीम सर पे ठोक दी गई और कहा जी कि ले लें, अगर ये ले लेंगे ठीक है, नहीं तो हम जो है इसको 29 दिसंबर को क्लोज करें, तो उसके बाद जो है हम आपको फोर्सफुल रिटायर्ड करेंगे। तो लिहाजा ये स्कीम टोटल एक वायलेशन एक्ट ऑफ वायलेशन के अंदर आ गई, ये टोटल स्कीम फोर्सफुल आ गई। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वो भी वायलेशन ऑफ एक्ट के अंदर आ गए। और मैं आपको एक और मजे की बात आता हूँ। कुछ दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया कि जी हमारे साथ ये मसला आ गया है तो हम इसको लेके चलना चाहते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन मूव कर दी टू द मैनेजमेंट ऑफ पीआईए, और मैंने कहा जी ठीक है जी, आपने जो हमें ये हमसे ये जो अपने फोर्सफुली ये सब कुछ करवा लिया है उसकी हद तक तो हमें एतराज़ नहीं है, हम रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी आपके दरमियान तय भी नहीं थी वो भी आपने रोक ली। जैसे सबसे पहले इन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस वीएसएस में कहीं मेंशन नहीं किया था लेकिन नहीं दिया गया। नंबर 2, माई आईडी जेड फेयर टिकट्स के बारे में वीएसएस में नहीं लिखा था, वो भी रोक दी गई। नंबर 3, एम्प्लॉयज़ को रिटायर्ड किया गया 31 दिसंबर 2020 को और 6 महीने 7 महीने लोगों को पैसे नहीं दिए गए। और उसके अलावा जो यानी आपने इनको ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दी, आपने इनको माई आईडी टिकट नहीं के फैसिलिटी नहीं दी, आपने इनको 6 महीने पेमेंट नहीं दी। और सबसे ऊपर सबसे जो बड़ी बात थी वो उसमें ये थी कि आपने इन मुलाजमीन को जो है ये रिटायर्ड आईडी कार्ड भी नहीं दिए। यानी एक ऐसा मुलाजम जिसने 20 साल नौकरी की है लाइन के अंदर, उसके पास अपनी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है,
वो बैंक जाता है अपना कोई अकाउंट खुलाने के लिए, लोग वो पूछते हैं जी क्या करते रहे हैं, आप कहेंगे जी मैं कुछ भी नहीं करता रहा, क्योंकि आपने उससे अपने पीआई का कार्ड ले लिया, आपने रिटायर्ड एम्प्लॉय का कार्ड ही नहीं दिया, आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन ही छीन ली। जिस एम्प्लॉय ने अपना खून पसीना दिया, अपनी जवानी दी, अपना जज्बा दिया, अपना टाइम दिया, अपनी ज़िंदगी दी, उसको आइडेंटिफिकेशन छीन ली गई। तो बहुत जुल्म किया गया। तो हमने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल की, और हमने लाहौर हाई कोर्ट में हमने कहा कि मौला ये तो जो हमसे इन्होंने ज़्यादती की है वो तो एक साइड पे, उसको हम बाद में चैलेंज करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमसे तय नहीं वो तो दें। जिस पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस आबिद शेख साहब, जो बहुत ही एक लाहौर हाई कोर्ट के बड़े ही एक काबिल जज हैं, उन्होंने ऑर्डर किया कि COPIA को जनाब हुक्म दिया कि इनकी जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, मैंने जो दी है इन चीज़ों के बारे में, इनको बुलाएं, इनके साथ मीटिंग करें, इनके साथ आर्बिट्रेशन करें और अपना फैसला फिर इस पे करें कि क्यों मना कर दिया, आपने चीज़ें क्यों नहीं दी। और अभी ये प्रोसेस ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से एप्लीकेशन, वो ऑर्डर हाई कोर्ट का हो गया है, हमने एक एप्लीकेशन मूव कर दी है और COPI को जो है कोर्ट से भी ऑर्डर थ्रू मिल गया है। अभी इंतज़ार है कि वो बुलाएं और बुला के इनके साथ मीटिंग करें, आर्बिट्रेशन करें और फाइनल मामला को सेटल करें। तो ये जो मेरी तमाम बातों की समरी बेसिकली ये है कि ये एक VSS जो है एक फोर्सफुल स्कीम है, एक इलीगल स्कीम है, एक्ट की वायलेशन के अंदर है। ये अगर इन्होंने करनी थी तो आर्बिट्रेशन करते, बार्गेन एजेंट के साथ जो है बैठ के बात करते, एक टर्म्स एंड कंडीशन सेटल करते, वो भी नहीं की गई। MMS की स्कीम निकाल दी गई, लोगों को फोर्सफुली किया गया। तो ये सारा जो मामला है ये एक मैं समझता हूँ एक अंडर प्रेशर किया गया, क्वेश्चन से किया गया और लोगों से फोर्सफुली किया गया, और लोगों के पास ऑप्शन कोई मौजूद नहीं था कि इसके अलावा क्या करते। लिहाजा आखिर में मैं यही कहूँगा कि ऐसी स्कीमें जो हैं अदारों को नहीं निकालनी चाहिए। अगर अदारे निकालें तो फिर उनको जो है कानून के मुताबिक निकालनी चाहिए, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए, उनको अपने बाय लॉज देखने चाहिए कि क्या उसकी वायलेशन तो नहीं हो रही। क्योंकि आप देखें, सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो मुलाजिम जो अपना खून पसीना देकर अपनी जवानी और ज़िंदगी दे के इस अदारे को चलाता है, उसके साथ जाते जाते आप हाथ ज़्यादती ना करें, क्योंकि इन्हीं मुलाजमीन की वजह से अदारे चलते हैं, इन्हीं के खून पसीने से चलते हैं, इन्हीं की मेहनत से अदारे चलते हैं। अगर मुलाजमीन ही दिल हार जाएंगे, दिल छोड़ जाएंगे, तो अदारे कैसे चलेंगे? अगर आप मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक करेंगे, उनके साथ शफकत से चलेंगे, उनका हक देंगे, तो अदारे तरक्की करेंगे और लोग मोटिवेट होंगे, लोग मेहनत करेंगे। लेकिन जब आप लोगों के साथ ज़्यादती करेंगे, उनके साथ आप वायलेशन करेंगे रूल्स रेगुलेशंस की, तो अदारे तबाह होंगे, अदारों में करप्शन भी होगी, अदारे बुरी तरह जो है लॉस में जाएंगे। सो इस उम्मीद के साथ कि ये मैनेजमेंट जो है आने वाले वक्तों में कोई बेहतरी करेगी, कोई बेहतर ऑप्शन लाएगी मुलाजमीन के लिए, जिससे ये अदारा आगे चलेगा, तरक्की करेगा, मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। और काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आने वाले वक्तों में आपको मज़ीद अच्छी जो है वो जो मालूमात प्रोवाइड करता रहूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।